नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल यशवंत और आपका बहुत बहुत स्वागत है थेरी आईएएस में। दोस्तों, हम अपनी अवधारणा विश्लेषण सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को देख रहे हैं। यह हमारा आज का चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देख रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक बड़ी अवधारणा का भाग है और वह है शासन व्यवस्था के प्रकार। देखिए, इस लेक्चर के पहले हमने कुछ अवधारणाएं देखी हुई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं देखी हुई हैं, जिसमें है राज्य व्यवस्था, राज्य, राष्ट्र तथा भारतीय संघराज्य का स्वरूप। देखिए, भारतीय संघराज्य का स्वरूप एक ऐसी अवधारणा है जिस पर हर साल यूपीएससी सवाल पूछती है और लोकतंत्र एक ऐसी अवधारणा है जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भी सवाल पूछता है और मुख्य परीक्षा में भी सवाल पूछता है और हर साल पूछता है। तो 2013 में नया सिलेबस आया था, तब से लेकर 2020 तक यूपीएससी ने जितने सवाल पूछे हैं वह सभी सवाल आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने एमए पीएचडी और नेट 3 बार जेआरएफ और सेट किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। 2008 से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ और मुख्य परीक्षा भी मैंने दी हुई है। और में हम देखेंगे कि शासन व्यवस्था के प्रकार कौन से हैं। उसमें मोनार्की हो गया, जिसे राजतंत्र कहते हैं, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट जिसे एक राजनीतिक पक्ष का शासन कहते हैं, जिसे और हम देखेंगे बाद में डेमोक्रेसी, जिस पर हम बहुत ज़्यादा समय खर्च करने वाले हैं। तो डेमोक्रेसी इसी पर सवाल पूछता है। यूपीएससी के सवाल का एरिया क्या है? यह प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तुलना, भारत और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी तुलना, भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इनमें तुलना, इस तरह से सवाल पूछता है यूपीएससी। तो देखते हैं यूपीएससी ने कैसे सवाल पूछे हैं इन्हीं आधारों पर। जैसा मैंने बताया, एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर। क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्य प्रणाली को स्वीकारना चाहिए? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? यह भी जैसे मैंने आपको बताया यूपीएससी तुलना करने के लिए पूछती है। तो यहाँ पे इंग्लैंड की संसदीय शासन व्यवस्था और भारतीय भारत की संसदीय शासन व्यवस्था, इन दो शासन व्यवस्था की तुलना करने के लिए यूपीएससी ने यहाँ पे कहा है। हम लोग 2020 में सवाल पूछा था। देखिए, 2020 में भी सवाल पूछा हुआ आपको दिखेगा, 2019 में भी पूछा हुआ दिखेगा और 2018 में तो 2 सवाल दिखेंगे, हम आगे देखने वाले हैं। देखिए, 2019 में क्या सवाल पूछा था? राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वाद विवादों की गुणता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है। देखिए, राजनीतिक पक्ष हमारे यहाँ पर इतने प्रभावी हो गए हैं कि उन्होंने अकेले संसद सदस्य की भूमिका को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया है। वो कोई काम के नहीं रहे हैं उन्हें। और देखिए, 2013 में भी यह सवाल रिपीट हुआ था। हम देखते हैं 2013 में क्या सवाल पूछा था यूपीएससी ने। द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैज डिमिनिश्ड ओवर द ईयर्स एंड एज अ रिजल्ट हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स on policy issues are not usually witnessed. How far can this be attributed to the anti-defection law which was legislated but with a different intention? देखिए, यह सवाल पूछा गया है आपको। जो 2019 में सवाल पूछा है उसका भी जवाब आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के परिप्रेक्ष्य में ही देना है। और इस सवाल में तो वैसे ही पूछा गया है। यहाँ पे डिफरेंट इंटेंशन से वह कानून बनाया गया था, जिसे हम संविधान की शेड्यूल 10 में देखते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो उसका इंटेंशन अलग था, लेकिन उसका दुष्परिणाम अलग ही हो गया। तो इस पर पुनर्विचार करने की क्या आवश्यकता है? 2013 में भी सवाल पूछा था और 2019 में भी यही सवाल पूछा है। देखिए, 2018 में सवाल पूछा था, भारत एवं यूएसए दो विशाल लोकतंत्र है, उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिन पर यह दो राजनीतिक तंत्र आधारित है। इंडिया एंड यूएसए आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज, एग्जामाइन द बेसिक टेनेट्स ऑन विच द टू पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड। 2018 में ये सवाल पूछा था। पिछले लेक्चर में भी हम जब भारतीय संघराज्य के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हमने यह सवाल डिस्कस किया था। क्योंकि तो भारत में लोकतंत्र कैसा है और अमेरिका में लोकतंत्र कैसा है, भारत में संघराज्य कैसा है और अमेरिका में संघराज्य कैसा है, तो इनके बारे में ही तो हमें परीक्षण करना है, उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण करना है। तो इसी यहाँ पर भी यह सवाल प्रासंगिक बन जाता है। आप यह क्यों सोचते हैं कि समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं?
इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका का विवेचन कीजिए। तो देखिए यह सवाल पूछा था प्राक्कलन समिति के बारे में। देखिए ये तो रिपीट मार दिया है, ये टाइपिंग में डबल आ गया ये। तो देखिए उसके बाद भी 2017 में भी सवाल पूछा है, 17 में सवाल पूछा, 18 में सवाल पूछा, 19 में सवाल पूछा और 20 में भी सवाल पूछा है। 17 में 2 सवाल आए थे, 18 में 2 सवाल आए थे, 19 और 20 में एक एक सवाल आया है। तो यह क्या दर्शाता है कि हर साल यूपीएससी लगभग हर साल पिछले 4-5 सालों से सवाल पूछ रहा है और हमें सजग रहना चाहिए। या जिस अवधारणा पर यूपीएससी हर साल सवाल पूछता है उस अवधारणा को नहीं छोड़ना है। अगर ऐसा करके हम जाएंगे तो जब जो सवाल हमारी जेब में है, जो मार्क्स हमारी जेब में है, वह हम छोड़ देते हैं। यह आत्महत्या से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तो देखिए सवाल क्या पूछा था 2017 में, पहला सवाल पूछा था साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज विल लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी स्पेंट इन इलेक्शनियरिंग बट इट विल रिड्यूस द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल। डिस्कस, ये चर्चा करनी है हमें कि क्या हमारे यहाँ पे संभव है लोकसभा तथा विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ कराना, और नहीं तो क्यों नहीं है और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और उसके बाद ही लगातार दूसरा सवाल भी पूछा था 2017 में ही, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन इस्टेब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। देखिए उसके बाद 2014 में सवाल पूछा था, 15 और 16 में सवाल नहीं पूछा था, लेकिन फिर से 14 में सवाल पूछा, द पावर्स प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स एज एनविसेज्ड इन आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन leave room for a large number of uncodified and unenumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the parliamentary privileges. How can this problem be addressed? देखिए यह भी आपको लगता होगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअल ज्ञान है, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, तो आपको यह आसानी से पता चल जाएगा कि पावर्स प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स हमने लिए हुए हैं कहाँ से, हमने लिए हुए हैं इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से। देखिए वहाँ पर भी उन्होंने कोडिफाइड नहीं किए हुए हैं उनके यह सब पावर्स प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़, और हमने भी इसी कारण उसे कोडिफाई नहीं किए हुए हैं और अनकोडिफाइड रखा है। जहाँ जैसे जैसे अधिकार पार्लियामेंट तथा उसके सदस्यों को इंग्लैंड में मिलते हैं, वैसे ही अधिकार हमारे यहाँ पर भी मिलते हैं। तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और क्या अगर यहाँ पे कोई समस्या है तो वह समस्या को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे एड्रेस कर सकते हैं, यह आपको यहाँ पे पूछा गया था। तो कुल मिलाकर संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड की और भारत की, इन दोनों में तुलना करनी है और सॉल्यूशंस देने हैं। यह सवाल हमने देखा हुआ है 2013 में पूछा था, 2013 में सवाल पूछा, 2014 में पूछा, फिर 15 और 16 में नहीं पूछा, लेकिन 16 के बाद 17 से लगातार यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। 17 में 18 में 2 सवाल पूछे थे एक ही अवधारणा पर। तो इतनी महत्वपूर्ण अवधारणा है, आशा है कि मैं आपको इस अवधारणा का महत्व समझा सका हूँ। देखिए मैंने मुख्य परीक्षा के सवाल लगाए हैं, लेकिन प्रीलिम्स के सवाल मैंने नहीं लगाए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रीलिम्स में सवाल नहीं पूछे जाते। प्रीलिम्स में भी बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं जो हम डिस्कशन इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो कभी अगर मौका मिले तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस अवधारणा पर पूछे गए, प्रीलिम्स में पूछे गए सवाल। तो देखते हैं, पढ़ते हैं शासन व्यवस्था के प्रकार। देखिए शासकों की संख्या कितनी है, शासकों का सत्ता में आने का तरीका क्या है, शासक तथा शासित इन दोनों में संबंध कैसे हैं, और शक्ति विभाजन हुआ है या फिर केंद्रीकरण हुआ है, इन आधारों पर शासन व्यवस्था का स्वरूप निश्चित होता है। तो ये 4 बातें बहुत ही अच्छे से रट लीजिए कि इन 4 आधारों पर शासन व्यवस्था का प्रकार निर्धारित होता है। देखिए राजतंत्र है, राजतंत्र में क्या होता है, शासक एक ही होता है, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं अपितु सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं अपितु केंद्रीकरण होता है। शासक शासितों के बीच संबंध कैसा होता है, तो राजा और प्रजा का संबंध होता है। और शासकों का शासित सत्ता में आने का तरीका कैसे होता है, तो वह हेरिडिटरी होता है। अल्पजन तंत्र देखिए, अल्पजन तंत्र क्या होता है, अलीगढ़ कुछ लोगों का शासन। यहाँ पे राजतंत्र में एक ही प्रमुख शासक होता है, अल्पजन तंत्र में कुछ लोग होते हैं। अल्प इसका मतलब होता है संख्या में कम, तो उसे हम कहते हैं अंग्रेजी में ऑलिगार्की। तो यहाँ पे कुछ शासक होते हैं, शासकों की संख्या क्या है, कम है। और सत्ता का केंद्रीकरण होता है, सत्ता का केंद्रीकरण होता है। शासक और शासितों के बीच संबंध राजा और प्रजा का ही होता है। लोकतंत्र में क्या होता है,
लोकतंत्र, यहाँ पे बहुमत का शासन होता है। इसका मतलब है शासकों की संख्या अल्पजनतंत्र से बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे सत्ता का केंद्रीकरण नहीं अपितु विकेंद्रीकरण होता है। और शासक तथा शासित संबंध कैसे होते हैं, तो नागरिक और सेवक के होते हैं। जो आप हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी यही कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूँ, और हमारे आज के प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि वे प्रधान सेवक है। और सेवक तथा नागरिक ऐसा संबंध होता है। देखिए, प्रजा में और नागरिक में क्या अंतर है, प्रजा में और नागरिक में क्या अंतर है, तो प्रजा के कोई अधिकार नहीं होते, राजा जो बोलेगा वैसे वो करेगी। लेकिन नागरिकों के अधिकार होते हैं और वह सत्ता पर अंकुश लगा सकते हैं। अपितु हम यह कह सकते हैं कि शासक जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं और वह जनता के विश्वस्त मात्र होते हैं। और इसीलिए लोकतंत्र को हम आज के लोकतंत्र को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि नागरिक अप्रत्यक्ष रूप से अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन करते हैं। शासक जनता के द्वारा ही चुना होता है और नागरिक के द्वारा चुना होता है। और अंत में हम देखते हैं कि एक पार्टी की सरकार, वन पार्टी सिस्टम, वह हमारे पड़ोसी देश चीन में है, वियतनाम में है, क्यूबा में है। तो सब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ शासक होते हैं, लेकिन यहाँ पे सत्ता में आने का तरीका क्या होता है, सत्ता में आने का तरीका अल्पजनतंत्र के जैसे ही कुछ लोग ही यहाँ पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। हाँ, इलेक्शंस में एक प्रकार होता है कि वह क्या करते हैं, इलेक्शंस में किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को वहाँ पे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता, केवल एक ही राजनीतिक पार्टी होती है और वह चुनाव लड़ती है, और इसीलिए वह निरंकुश होती है, वह इसे टायरनी भी कहते हैं। तो वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, नागरिक और सेवक ऐसे ही संबंध रहते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण फर्क है, नागरिक और सेवक ऐसे ही संबंध रहते हैं, वहाँ पे भी लोगों को अधिकार रहते हैं, लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं रहते, वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक अधिकार रहते हैं। इसीलिए वो खुद को ट्रू डेमोक्रेसी कहते हैं, सच्चा लोकतंत्र कहते हैं, और हमारे लोकतंत्र को सूडो डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारे यहाँ पे बोलने का अधिकार है, लेकिन वहाँ पे काम करने का अधिकार है। गवर्नमेंट किसी को भी बगैर काम के नहीं रख सकती, किसी को भी भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। तो यह है, देखते हैं कि यहाँ पे ये नक्शा दिया हुआ है। जब आपके पास PDF आ जाएगी तब आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये नेशनल ज्योग्राफिक से लिया हुआ नक्शा है, तो यह ऑथेंटिक है। यहाँ पे दुनिया में कौन से, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, इस नक्शे को आसानी से आपको मिल जाएगा गूगल करके, और आप देख सकते हैं कि विश्व में कौन सी शासन व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती है। तो पढ़ते हैं राजतंत्र के बारे में। देखिए, राजतंत्र के कई प्रकार है, टाइप्स ऑफ, मुख्य रूप से 3 इसके महत्वपूर्ण प्रकार है, जहाँ पे हम देखते हैं कि निरंकुश राजतंत्र, जो अब केवल सऊदी अरेबिया में मिलता है, उसके नाम में ही निरंकुश है। मतलब आपने अगर बाहुबली देखा है तो वह कहता है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, उस पर किसी का अंकुश नहीं होता, राजा जो बोलता है वह होता है, कोई कानून नहीं होता, कोई कानून बनाने वाली संस्था नहीं होती, केवल राजा ही होता है जो सब कुछ करता है। मतलब इसका यह है कि इसमें शक्ति का विभाजन नहीं होता, राजा के पास ही सभी शक्तियाँ केंद्रित रहती हैं। दूसरा है संवैधानिक राजतंत्र। यहाँ पे राजतंत्र होता है, लेकिन वह राजा अपने मन से नहीं अपितु एक संविधान के आधार पर शासन करता है। लिखित संविधान होता है या अलिखित भी हो सकता है, संविधान होता है। उदाहरणार्थ कुवैत में हम देखते हैं, बहरीन में देखते हैं और मलेशिया में भी देखते हैं। तीसरा है संवैधानिक संसदीय राजतंत्र, संवैधानिक संसदीय राजतंत्र, जो हम जापान तथा इंग्लैंड में देखते हैं। इसका मतलब है तथा राजा केवल सजावटी प्रमुख होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, केवल सजावटी प्रमुख होता है। देखिए, शासन व्यवस्था के प्रकार में एक तो वह राजतंत्र हो सकता है या गणतंत्र हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। एक गणतंत्र हो सकता है और राजतंत्र हो सकता है। राजतंत्र का मतलब क्या है, जहाँ का शासन प्रमुख हेरिडिटरी होता है, वह वंशानुगत होता है, वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ नहीं होता है। और गणतंत्र का क्या अर्थ है, जहाँ का शासन प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, और वह एक निश्चित कार्यकाल के लिए ही अपने पद पर बना रहता है, उस पार्टी की सरकार, वन पार्टी सिस्टम। केवल एक ही राजनीतिक पार्टी की सरकार होती है, विपक्ष के लिए यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं होता है। यहाँ पे नियमित चुनाव होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। नागरिकों के कर्तव्यों पर अधिक जोर दिया होता है और ना ही अधिकारों पर। अधिकारों की बात जब मैं करता हूँ तब मुझे कहना होता है कि वहाँ पे नागरिकों के
राजनीतिक अधिकारों की कोई बात नहीं की जाती, अपितु सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार दिए जाते हैं और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है। उदाहरणार्थ चीन, वियतनाम, क्यूबा और पूर्वी यूएसएसआर। और अंत में हम देखते हैं अब लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड इसका एक लौता उदाहरण हम देखते हैं, जहाँ पे जनता प्रत्यक्ष शासन करती है। छोटे राज्यों के लिए यह उपयुक्त होता है, जैसे कि रिकॉल, प्लिबिसाइट या रेफरेंडम, ऐसे कुछ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ साधन होते हैं। इनके बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस जिनका ऑप्शनल है PSIR, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। जब आपको ऐसा लगता है कि आपको इस बारे में भी जानना चाहिए, तो जब मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए इस पर लेक्चर बनाऊंगा तब आप वहाँ देख लीजिएगा। तो दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो हमारे यहाँ है, और हमारे यहाँ भी और स्विट्ज़रलैंड के अलावा जिन जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। जनता प्रत्यक्ष नहीं अपितु अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है, और इसी कारण से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यह निश्चित तौर पर बड़े राज्यों के लिए ही उपयुक्त होता है, भारत, अमेरिका, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो महत्वपूर्ण प्रकार पड़ते हैं, और तीसरा होता है इनका मिश्रण। एक होता है पहला प्रकार होता है संसदीय शासन व्यवस्था, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है, और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जो USA, दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के लगभग सभी राज्यों में हमें देखने को मिलती है, और इसका दोनों का सम्मिश्रण भी हमें देखने को मिलता है। स्कैंडिनेवियन देश हो गए, रूस हो गया, मंगोलिया हो गया। स्कैंडिनेवियन देशों का मतलब है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह। तो इनमें भी यही है। तो देखते हैं अब अगर आप मुख्य परीक्षा में इस तरह का फ्लो चार्ट बना पाएँ तो क्या बात है, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। लोकतंत्र देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। हम यह क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें सवाल ऐसे ही पूछती है UPSC, और इसीलिए हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को देख रहे हैं और संसदात्मक शासन व्यवस्था को देख रहे हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, वास्तविक एवं सजावटी प्रमुख एक ही होता है, और वह होता है अध्यक्ष। इसका मतलब यह भी है कि वह राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख है। राज्य का मतलब पूरे देश का, और वह विधायिका से स्वतंत्र होता है। अध्यक्ष की क्या विशेषताएं होती है, वह वास्तविक एवं सजावटी प्रमुख होता है। इसका मतलब यह है कि वह सरकार एवं राज्य दोनों का प्रमुख होता है, और वह विधायिका से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। इसका मतलब हम देखेंगे आगे, समझेंगे आप। और यह विशेषज्ञ सरकार होती है, स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट। यहाँ पर भारत में क्या होता है वो अलग बात है, वह भी हम देखेंगे। तो इसके और एक विशेषता है, राजनीतिक पक्षों के लिए कम अवकाश रहता है, और इसीलिए राजनीतिक विजातीयता हमें वहाँ पे देखने को मिलती है गवर्नमेंट में। तो उसके बाद देखते हैं हम स्थिर सरकार। यहाँ पे फिक्स टेनर होता है 4 सालों का। उदाहरणार्थ अमेरिका के अध्यक्ष का चुनाव हर 4 सालों में होता है और फिक्स तारीख पर होता है। और इसका कारण क्या है, वहाँ पे गैर जिम्मेदार सरकार होती है, अनअकाउंटेबल होती है। इसका मतलब क्या है, गैर जिम्मेदारी का धारणा का मतलब यही है कि वह विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होती, वह सीधे जनता के प्रति जिम्मेदार होती है, कार्यपालिका। तो यह देखिए हमने अध्यक्षात्मक व्यवस्था की विशेषता, यह विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी पर UPSC सवाल पूछता है। मुख्य परीक्षा में भी पूछता है और प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछता है। और यह सवाल क्यों पूछता है, क्योंकि हम अब जो देखने वाले हैं जो उसके बिल्कुल विपरीत है, और वह हमारे यहाँ पे है। तो देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं, बिल्कुल अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं के विपरीत हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं देखते हैं। देखिए पहला है गोपनीयता। वहाँ पे गोपनीयता के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल होमोजिनिटी नहीं है। देखते हैं उत्तरदायित्व। हमारे यहाँ पे उत्तरदायी सरकार, संसदात्मक लोकतंत्र में उत्तरदायी सरकार होती है, और वहाँ पे अनुत्तरदायी सरकार होती है। उत्तरदायी सरकार का महत्व यह होता है कि संसद के निचले सदन में, विधायिका के निचले सदन के प्रति कार्यपालिका क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तो संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, वास्तविक तथा नामधारी, यहाँ 2 प्रमुख होता है, और इसीलिए कहते हैं इसे दोहरी कार्यपालिका या डुअल एग्जीक्यूटिव। उदाहरणार्थ भारत का राष्ट्रपति तथा पंतप्रधान। राष्ट्रपति नामधारी प्रमुख है और पंतप्रधान वास्तविक प्रमुख है, प्रधानमंत्री। तो देखिए, और एक विशेषता यह है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। इसका मतलब यह हुआ कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य बन सकते हैं, और कार्यपालिका को विधायिका भंग करने का अधिकार होता है। और एक होता है कि जब विधायिका
अपने सेशन में न हो, उसका जब अधिवेशन न चल रहा हो, तब कार्यपालिका क्या कर सकती है? अध्यादेश निकाल सकती है, ऑर्डिनेंस निकाल सकती है। उदाहरणार्थ भारत का राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस निकाल सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे यह एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, और ना ही इनकी शक्तियाँ पूरी तरह से विभाजित है, एक दूसरे की शक्तियों का यह प्रयोग करते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका कार्यकाल भी अनिश्चित होता है। और यह क्यों होता है? क्योंकि यह उत्तरदायी होती है। अगर उत्तरदायी का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे अगर कार्यपालिका ने विधायिका में अपना बहुमत खो दिया, अपना विश्वास खो दिया, तब क्या होता है? तब वह उसका कार्यकाल कभी भी समाप्त हो सकता है, और इसीलिए वह कार्यकाल अनिश्चित हो, यानी कि अनस्टेबल होता है। अनिश्चित का मतलब यह नहीं है कि वह अनिश्चित अनंत काल के लिए भी सत्ता में रह सकती है। अनिश्चित का मतलब अनंत नहीं है, अनिश्चित का मतलब है अनस्टेबल। और हम देखते हैं अंत में राजनीतिक सजातीयता, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, यहाँ बहुत बड़ी विशेषता होती है, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी या फिर राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन के लोग ही सरकार स्थापित कर सकते हैं। विपक्ष के नेता सरकार में स्थापित नहीं हो सकते, और ऐसे भी लोग नहीं स्थापित हो सरकार में आ सकते जो एक उस राजनीतिक पक्ष या गठबंधन से संबंधित ना हो। ओके, तो यह होगी राजनीतिक सजातीयता। तो अगर आपको कोई अध्यक्षात्मक और संसदीय लोकतंत्र की तुलना करने के लिए कहे, तो सिंपली जो आपको इस स्लाइड पर दिख रहा है वह आप पूरी तरह से रट लीजिए और इसी तरह से बता दीजिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए किन आधारों पर कार्य अध्यक्षात्मक और संसदात्मक लोकतंत्र की तुलना की जा सकती है और कहाँ पे विभेद है, यह देखिए। पहले तो है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, उसके बाद है जवाबदेही, मंत्री या सचिव की क्या स्थिति रहती है, उनका कार्यकाल टेनर फिक्स्ड है या अनफिक्स्ड है, और निचले सदन की बर्खास्तगी हो सकती है या नहीं, और आधार सिद्धांत। आशा करता हूँ कि आपको मैं ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझा पाया हूँ, और आप इस लेक्चर में जो भी मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और आपको सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। और वैसे ही आप फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं, और सभी वीडियोज़ आपको वहाँ पे भी मिल सकते हैं। तो मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, काम का लगता है, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपको इसी तरह से, इसी अंदाज में मेरे साथ और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिलेगी। UPSC हर साल जो सवाल पूछती है, लगातार पूछती है, ऐसे सवालों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। घर में रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक महत्वपूर्ण अवधारणा के साथ जल्द ही।